कश्मीर जिसकी सूरत है कन्याकुमारी जिसके चरण, कश्मीर जिसकी सूरत है कन्याकुमारी जिसके चरण, शहंशाह ताजमहल जिनका हृदय है। ऐसी इस पवित्र भूमि के ऊपर उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूँ, मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। मुझे आज खुलकर बोलना है और आपको समझ कर सुनना है। देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। मान्यवत, आज़ादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आज़ादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानता कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे जोर से लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय, ये वो सदी है जहाँ स्वयं एवं स्वार्थ की भावना में रचित लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्य कड़ियों के अभाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, सादगी एवं स्नेह जैसे आदर्शों की धज्जियाँ उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। और जिस घर में 2 सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीते हुए मुझे नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग के माजाल में फंसे मुझे नजर आते हैं। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आजकल के नौजवान कानों में हेडफोन लगाए तेजी से बाइक चलाते हुए ये भूल जाता है कि जिस धरती को रौंद देते हुए वे जा रहा है उसका एक हित हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने खून की नदियाँ बहा दी थी। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आजकल के युवा जिसके कंधों पे जिम्मेदारी थी राष्ट्र निर्माण की और समाज के आशाओं को जोड़ के रखने की, वही मुझे युवा पबजी गेम में डूबा और शराब में भीगा हुआ नजर आ रहा है। तो महोदय, इन विपरीत परिस्थिति में देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण हम सबके लिए एक चुनौती बन चुकी है। केवल सेना में भर्ती होना या सिपाही बनना ही देशभक्ति नहीं होती। आज़ादी की बात कुछ और थी। तब झांसी की रानी से लेकर शहीद आजम भगत सिंह तक, स्वतंत्र सेनावीर सावरकर से लेकर महात्मा गांधी जी तक, इन्हें हम देशभक्ति कहते थे। और आज़ादी के बाद मायने बदल गए हैं। आज मैं देशभक्ति कहूँ तो किसे कहूँ? तो महोदय, जो लोग अपने समाज, परिवार और देश के प्रति समर्पित का भाव रखे तो वह है देशभक्ति। कर्तव्य का पालन भाव से करे तो वह है देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। अगर एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता पूरी ईमानदारी से निभाए तो वह है देशभक्ति। अगर एक अध्यापक अपने छात्र को पूरी ईमानदारी से पढ़ाए तो वह है देशभक्ति। यहाँ तक कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति। हर देशद्रोहियों के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति। तभी ये देशद्रोही समझ पाएंगे। अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। तुझे भाईचारे की तरह रहना है तो रह ज़मीन पर, वरना कब्र भी है और यहीं कब्रस्तान तेरा है। मॉर्निंग दावे पे सोने वाले लोगों, जाग जाओ इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद राष्ट्र को ले डूबे। और भाषा के नाम पर लड़ने वाले लोगों, अभी भी वक्त है। अपने राष्ट्रभाषा को जग का सिलमोर बनाओ और राष्ट्रनीति में योगदान दो। क्योंकि महोदय, लड़ने झगड़ने से या ऊंच नीच करने से हमारा राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। और क्या ऊंच, क्या नीच, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या पवित्र, क्या अपवित्र, क्या यही हमारी देशभक्ति है? जी नहीं। जातिवाद, नैतिवाद, नक्सलवाद और खास करके भ्रष्टाचार के निर्माण में और भी ब्रेड खड़ा कर रहे हैं। ये इस वक्त चाहते हैं और ये चलते रहें, या औरतों की इज्जत लूटते रहें, ये शराबी चाहते हैं कि ये देश लूटता रहे। ऐसे लोगों की तुच्छ मानसिकता के कारण ही हमारा अखंड भारत खंड खंड होता नजर आ रहा है। ऐसे देशद्रोहियों के लिए मैं कुछ शब्द जरूर करना चाहूँगा। ये हवाओं में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या बदलोगे हसीन मुस्कान की, शेरों की जिगर में भी माँ भारती बसती है। तो आओ एक उम्मीद बने, उम्मीद के साथ चले, हर राज्य के साथ हाथ मिलाए, उनके धन, बन, रहन सहन और बोलचाल के साथ परिचय हो। क्योंकि महोदय, विश्व के सामने खड़ा होना है, विश्व की चुनौतियों का सामना करना है, विश्व के सामने सर उठा कर जीना है तो हमें मिलना होगा। क्योंकि अकेले हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अकेले हम एक बूंद की तरह है, अगर मिल जाए तो सागर। अकेले हम एक धागे की तरह है, मिल जाए तो चादर। अकेले हम एक कागज़ की तरह है, मिल जाए तो किताब। और अकेले हम एक दुआ की तरह है, मिल जाए तो इबादत। और युवाओं, अकेले में एक पत्थर की तरह है, मिल जाए तो इमारत। यही है मिलने की शक्ति और यही मिलने की ताकत। तभी जाके मेरे देश का यह हर बच्चा, हर बूढ़ा और हर युवा बहादुरी और निडर के साथ कह पाएगा कि चाहे चीन हो, रूस हो या हो कोई और देश, हमारे हिंदुत्व से टकराना खेल नहीं आसान। तब जाके मेरा देश विश्व गुरु बन पाएगा। तो महोदय, जिन देशभक्तों ने हमें वतन के आबरू में मरना सिखाया, जिन देशभक्तों ने हरिजनों को मशावत की बुनियाद दी, जिन देशभक्तों ने ऊंच नीच का खात्मा किया, जिन देशभक्तों ने जात पात के खिलाफ नारा लगाया
और ये तालीम दी कि इंसान जात पात की बुनियाद पर नहीं बल्कि तकवा परहेजगारी और सच्चाई की बुनियाद पर बड़ा होता है। तो आज हम सभी को इन सभी बातों को अमल करने की ज़रूरत है। ये युवाओं, कागज़ की नाव को छोड़ दिया हमने, अब समंदर की जिम्मेदारी है। अब हम पे सिर्फ घर परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की जिम्मेदारी है। आज हम सभी को पूरे भारत देश को सजाना है, संवारना है। मैं ये कहना चाहूँगा महोदय कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो मुझे आगे बढ़ाए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश को आगे बढ़ाऊँ। जब मैं यहाँ पे महिलाओं की बात को लेकर होता है, इस देश में महिलाओं को आरक्षित होने की नहीं बल्कि सुरक्षित होने की ज़रूरत है। क्योंकि महोदय आज कन्या पर हत्या, बलात्कार जैसी बातें मुझे बढ़ती नज़र आ रही है। ये सभी बातें मिटेंगी जब हर नागरिक महिलाओं का सम्मान करना सीखेगा। मैं समझता हूँ कि राष्ट्र निर्माण का हमारा सकारात्मक कदम होगा। या राजनीति की बात करूँ तो राजनीति से मुझे कोई प्रयास नहीं, बरन्नास करने की रतराज की। चुनाव हुआ उम्मीदवार जनता के लिए राजा बनकर नहीं बल्कि सेवक बनकर जनता की समस्याओं का निदान करना चाहिए। और संसद में लड़ झगड़ कर नहीं बल्कि नीतियों का फैसला समझ कर ले जाने पर ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। और कालाधर राजनीति इस देश के ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, एक ऐसी उपलब्धि है जनाब जहाँ इंसान तोदर जाता है और इंसान ये चोट खा जाती है। इस दम से इंसान एक सोने की चैन तो खरीद सकता है पर नींद चैन की नहीं सो पाएगा, इसका मैं दावा करता हूँ। यानी देश को बचाना है तो लहू बहाना होगा, देशभक्ति को इस देश का मुद्दा बनाना होगा। यही सही वक्त है इस देश को जीने मरने का, यही सही वक्त है इस देश को मरने का और सत्य देश को जागने का, क्रांति की मशाल को जलाने का और एक साधारण इंसान को कर्मी बन जाने का। यही सही वक्त है इस देश को सर्वश्रेष्ठ बन जाने का। हम अपने चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब दिए सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर घर में जलेंगे, चादर सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि हर सर बदन पर ढके जाएंगे। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश से गरीबी, बेरोजगारी और बन रहे अपराध मिटेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हर किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब की झोपड़ी हटाकर उसका अपना खुद का घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो। हम अपनी देशभक्ति से राष्ट्र निर्माण के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? क्या हम रक्तदान देकर किसी को जीवन दान नहीं दे सकते? क्या हम एक पौधा लगाकर पर्यावरण को संभालने का काम नहीं कर सकते? क्यों ना वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम को मिलाया जाए, इससे बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार और बूढ़ों को अपना परिवार मिल जाएगा। तो आओ आज हम सबको एक ऐसा भारत बनाना है। आज हम सबको एक ऐसा भारत बनाना है जिसको देखकर, जिसको समझकर हर धड़कन ठहरे और कहे नेक है भारत, एक है भारत, श्रेष्ठम से भी श्रेष्ठ है भारत। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इस देश में हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। मैं समझता हूँ ना मुझे हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ अच्छे इंसान की ज़रूरत है। तो आओ युवानों, एक संकल्प पड़े कि आज़ादी की हम कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक बची है एक बूंद गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। थैंक यू, जय हिंद।